नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात अपनी सरहदों की, भारत चीन के संबंधों की। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन के साइडलाइंस में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के सामने एलएसी का मुद्दा उठाया है। दोनों नेताओं के बीच संक्षिप्त बातचीत हुई है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा है कि शी जिनपिंग के साथ चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी ने एलएसी पर अनसुलझे मुद्दों को उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि एलएसी पर शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। साथ ही भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाने के लिए एलएसी का सम्मान करना भी जरूरी है। तो विदेश सचिव के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच सहमति बनी कि तनाव जल्दी कम किया जाना चाहिए। अब सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई है कि चीन ने द्विपक्षीय वार्ता की मांग की थी, लेकिन दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक बातचीत हुई है। बहरहाल प्रधानमंत्री की चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात के क्या मायने हैं, यही समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या मायने हैं इसके, हमारे साथ ब्रह्मा चलानी रणनीतिक मामलों के जानकार विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा। पहले तो मेरा आपसे यही सवाल है कि ये जो बातचीत हुई है इसके क्या मायने, अनौपचारिक भले ही हो लेकिन डिप्लोमेसी में एक एक कदम मायने रखता है। आपका क्या आंकलन है? शी जिनपिंग दिल्ली आने वाले हैं कुछ दिनों में, तो उस वजह अब बातचीत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस समय कोशिश रहेगी कि कोई ब्रेक थ्रू एग्रीमेंट हो सके। तो उससे जो ये मिलिट्री क्राइसिस, ये बॉर्डर क्राइसिस 3 साल से चल रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए बातचीत के थ्रू अगर कोई सेटलमेंट निकाला जाता है तो उससे ये टेंशन डिफ्यूज हो जाएंगे और क्राइसिस भी खत्म हो सकता है। जी, बाली में G20 के दौरान भी अनौपचारिक बातचीत हुई थी, उसके बाद भी 19 लेवल कमांडर्स बातचीत हुई है। किस तरह से हम कुछ आगे बढ़े हैं या क्या जमीनी स्थिति है? ये भी 3 साल हो चुके हैं और ये जो चीन का जो बॉर्डर एग्रेशन है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये सारा क्राइसिस चीन के वजह खड़ा हुआ है। अब हम मोदी और शी जिनपिंग के मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ये भूलना नहीं चाहिए कि लद्दाख में जो चीन का बॉर्डर एग्रेशन हुआ 2020 अप्रैल 2020 में, उसके पहले मोदी और शी जिनपिंग के बीच 18 मीटिंग हुई थी, 18 मीटिंग्स। उसके बावजूद चीन का ये एग्रेशन हुआ। तो इसका मतलब है कि बातचीत से चीन का बिहेवियर सुधरेगा नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी भी देखिए कि मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स तो 3 साल से चल रहे हैं। अभी रिसेंटली मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स हुए थे। उन टॉक्स के बावजूद चीन के रवैये में, एटीट्यूड में कोई फर्क नहीं आया है। तो मेरे ख्याल से जो कुछ अभी ये जो भारतीय मीडिया में आ रहा है कि चीन और भारत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर अभी फोकस कर रहे हैं, ये बातचीत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर है। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किसी तरह के भी हों, असलियत ये है कि चीन हटने वाला नहीं है। उसने कुछ एरियाज ऑक्यूपाई किए हैं लद्दाख में और वहां से हटने का उसका कोई इरादा नहीं है। बिल्कुल, ये एक बहुत मुश्किल पड़ोसी है, लेकिन जिस तरह से इस मीटिंग के बाद चीन की मीडिया की तरफ से जो खबर ये आ रही थी कि भारत की तरफ से रिक्वेस्ट हुई है, फिर हमारी तरफ से कहा यह गया सूत्रों के हवाले से ही कि वो बायलैटरल्स की बात कर रहे थे, तो एक तरह से जो भी हो ये टेंशन को दिखाता है और डिस्ट्रस्ट को दिखाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निधि। जो स्टेटमेंट्स आए हैं भारत के और चीन के पिछले 2 दिन में, उससे जो डाइवर्जेंस है दोनों देश के बीच में, वो बहुत ही साफ स्पष्ट है। भारत कह रहा है कि पहले डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन होना चाहिए, तब जाके बायलैटरल रिलेशंस नॉर्मल हो सकते हैं। चीन कहता है कि आप जो कुछ हुआ 2020 में उसको आप भूल जाइए, आप बड़ा पिक्चर देखिए और रिलेशनशिप को आप
स्टेबलाइज कीजिए। तो वो एक तरह से इनडायरेक्टली कह रहा है चीन कि जो हमने कब्जा किया है भारतीय जमीन में उसे हम हटने वाले नहीं हैं। तो अगर भारत का डिमांड है कि डिसएंगेज करो और डीएस्केलेट करो, तो वो डिमांड चीन के लिए चीन को पसंद नहीं है। बिल्कुल। और अंत में यही कि क्या वे फॉरवर्ड देखते हैं आप, क्योंकि इतना टफ ये इतना ऐसा ये पड़ोसी है, क्योंकि वो चाहते हैं ट्रेड पर, जिस तरह से आप ही संकेत दे रहे हैं कि भाई ट्रेड पे ध्यान दीजिए और रिश्तों पे ध्यान दीजिए और बॉर्डर अलग से करते रहिए। उस लिहाज से क्या नीति अपनाई जा सकती है या किस तरह से आप आगे की राह देख रहे हैं? भारत ने मिलिट्री फ्रंट पर तो काफी प्रेशर लगाया है, क्योंकि जितने सैनिक चीन ने डिप्लॉय किए हैं उससे ज्यादा भारत ने डिप्लॉय किए हैं लद्दाख में, मिडिल सेक्टर में, सिक्किम तिब्बत बॉर्डर पर और अरुणाचल तिब्बत बॉर्डर पर। तो भारत का जो मिलिट्री रिस्पांस रहा है वो काफी स्ट्रांग रहा है। मगर डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली भारत का रिस्पांस बहुत ही कमजोर रहा है। आप देखिए ट्रेड, पिछले साल चीन ने भारत के साथ अपना ट्रेड सरप्लस $100 बिलियन से ऊपर बढ़ा दिया एक साल के अंदर। मैंने एक साल में 50% उनका ट्रेड सरप्लस बढ़ गया। $100 बिलियन का उनका ट्रेड सरप्लस, जिस समय चीन भारत के खिलाफ आक्रमण कर रहा है बॉर्डर पर। तो इसका मतलब कि चीन को दोनों तरफ से फायदा हो रहा है, एक तरफ से ट्रेड से, दूसरी तरफ से जमीन में बॉर्डर पर वो आक्रमण करके भारतीय जमीन पर कब्जा किया हुआ है चीन ने। तो भारत को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि चीन एक लॉन्ग टर्म थ्रेट है। तो लॉन्ग टर्म थ्रेट को एड्रेस करने के लिए आपको सारे लीवर्स यूज करने पड़ेंगे, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री। बिल्कुल। आपने अपनी राय रखी सामने, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में बहुत पेचीदा स्थिति हो जाती है जब अपनी सीमा और सरहदों की बात होती है और ऐसा मुश्किल पड़ोसी हो। तो बहरहाल शुक्रिया ब्रह्मचलानी आपका बहुत बहुत। इसी मामले से जुड़ी हुई राजनीति भी हुई है। चीन को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि राहुल गांधी भारत, चीन और आरएसएस पर आदतन अनर्गल बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चीन के मुद्दे पर भारत से तकरार क्यों करते हैं। राहुल गांधी ने आज करगिल में एक रैली को संबोधित करते हुए चीन के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री को घेरा। उन्होंने कहा कि चीन के भारत की जमीन ली है चीन ने, और लेकिन प्रधानमंत्री इससे इनकार करते हैं। आइए सुनते हैं दोनों को। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है, और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है, और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। वो आकर ये कहते हैं कि लेह में घूम करके मुझे लोगों ने बताया अमुक अमुक चीज। ये कौन लोग हैं और कौन बताता है? और मजे की बात यह है कि ये जो लोग हैं ये स्वतः एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो उनका एग्रीमेंट हुआ उन्होंने नहीं बताया था, चाइना से फोटो आई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने समय में चीन की फौज को खाना और रसद भी पहुंचाया था। तो बहरहाल ये बयानबाजी हुई। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी 2003 में कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के आरोप में 2007 से उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, लेकिन यूपी सरकार ने उन्हें अच्छे व्यवहार के आधार पर रिहा करने का फैसला किया। यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी 17 साल बाद रिहा होने जा रहे हैं। उन्हें 2003 में हुई कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या का मुजरिम पाया गया था। समय से पहले इस रिहाई की वजह
यूपी सरकार का आदेश है, जिसमें उनके 17 साल से लगातार जेल काटने और अच्छे व्यवहार की बात कही गई है और कैदियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की रेमिशन नीति का हवाला दिया गया है। शुक्रवार सुबह सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के रिहाई आदेश में दखल देने से इंकार कर दिया, लेकिन मधुमिता की बहन की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। उत्तर प्रदेश सरकार को और महामहिम माननीय राज्यपाल को 15 दिन से बराबर हम इस बात की पत्र द्वारा और मेल द्वारा हम सूचना दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल महोदया जी को भ्रमित करके ये आदेश करवाया गया है। मेरी प्रार्थना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक इस रिहाई पर रोक लगाई जाए। बीते 6 महीने से अमरमणि और उनकी पत्नी बुरी सेहत के हवाले से गोरखपुर अस्पताल में भर्ती हैं। गैंगस्टर नेता अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी 2003 की हत्या के आरोप में जेल में बंद है। कवित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या लखनऊ में हुई थी। हत्या के समय अमरमणि त्रिपाठी मायावती सरकार में मंत्री थे। 2007 में त्रिपाठी और उनकी पत्नी को हत्या की साजिश के लिए सजा सुनाई गई। अपने राजनीतिक सफर में त्रिपाठी कई दलों से जुड़े रहे। इस मामले को लेकर अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। हमारी जो फाइलें जाती हैं राज्यपाल महोदया उनको अच्छे से पढ़ती हैं और उस पर विवेक पूर्वक निर्णय लेती हैं। जो भी उनका निर्णय होता है वो हम लोगों को मान्य होता है और वो निर्णय ऐसे ही नहीं लेती, पूरा अध्ययन करती हैं और अध्ययन करने के बाद उनकी टीम अध्ययन करती है, उसके बाद में वो निर्णय लेती है। शायद बीजेपी का योगी मॉडल, योगी और मोदी का चेहरा उत्तर प्रदेश लोकसभा के 2024 के चुनाव के आधार पर फीका पड़ने लगा, तो अब अमरमणि की भी जरूरत पड़ेगी। अगर वोट का मूव हो जाए तो पसमानदा मुसलमान में मुख्तार अंसारी की भी जरूरत पड़ेगी। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड अपने समय का सबसे चर्चित मामला था। 9 मई 2003 को लखनऊ में कवित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या कर दी गई थी। तब वो 24 साल की थी और माना जाता था कि त्रिपाठी की प्रेमिका भी थी। वो मां बनने वाली थी और कथित तौर पर अमरमणि त्रिपाठी उसके बच्चे के पिता थे। सीबीआई ने जब ये केस अपने हाथ में लिया तो फॉरेंसिक जांच में इसकी पुष्टि हुई। त्रिपाठी के असर की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये केस लखनऊ से देहरादून ट्रांसफर कर दिया। गोरखपुर से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में अब बात करते हैं दिल्ली की। नए सेवा कानून का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली सरकार की अर्जी पर केंद्र को नोटिस दिया है। 4 हफ्ते में मांगा है जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के अध्यादेश की याचिका में संशोधन कर कानून को चुनौती देती याचिका सुप्रीम कोर्ट ने आज मंजूर कर ली है। बात पंजाब की। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक चिट्ठी लिखकर पिछले पत्रों का जवाब न दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने सख्त लहजे में लिखा है कि इससे पहले कि मैं राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के बारे में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजूं और आईपीसी की धारा 124 के तहत आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के बारे में निर्णय लूं, मैं आपसे अपने पत्रों के तहत अपेक्षित जानकारी मांगता हूं। बात अब मध्य प्रदेश की। जो नहीं रहे उनके नाम पर करोड़ों का घोटाला। ग्वालियर में पीएचआई विभाग में कई कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती रही जिनकी मौत हो चुकी थी। अब क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है जिसमें करोड़ों के घोटाले का खुलासा हुआ है। ग्वालियर का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय यानी पीएचई विभाग, यहाँ 25 कर्मचारियों की रोज हाजिरी लगती रही। फाइलों में वो ड्यूटी पर आते रहे, उनके नाम से वेतन भत्ते बैंक खातों में जाता रहा। ये और बात है कि इन सारे कर्मचारियों की मौत हो चुकी थी। ये घोटाला कैसे हुआ?
इस सवाल का जवाब ढूंढने एनडीटीवी की टीम पहुंची तो पता लगा इस घोटाले का मुख्य किरदार हीरालाल पंप अटेंडर है। लेकिन अफसरों ने इस चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को न केवल करोड़ों के लेन देन करने वाला अकाउंटेंट का काम दे दिया, बल्कि उसने भुगतान के ओटीपी में अपना नंबर भी जोड़ दिया। 6 साल में 2 इंजीनियर आए, लेकिन उन्होंने भी ये नहीं पूछा कि भुगतान के ओटीपी उनके निजी मोबाइल पर क्यों नहीं आते। हीरालाल ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसने नियम विरुद्ध अपने रिश्तेदार को कंप्यूटर ऑपरेटर रख लिया। इन दोनों ने मिलकर मृत कर्मचारियों के नाम और कोड अंकित कर दिए, जबकि बैंक अकाउंट अपने परिचित और रिश्तेदारों को दे दिए। इसलिए वो पैसा वहां डालकर खुद निकालता रहा। तनख्वाह के अलावा उसने सामान खरीदी के भी करोड़ों के बिल का भुगतान करवा लिया। जो अभी तथ्य सामने आए उसके अनुसार कर्मचारियों के खातों नामों में हेराफेरी करके और राशि में हेराफेरी करके लगभग 16.5 करोड़ राशि का अवैध रूप से आहरण किया है ट्रेजरी के माध्यम से। और इसकी जानकारी विभाग को पिछले महीने जो संयुक्त संचालक हैं ट्रेजरी के, उनको एक जांच अधिकारी नियुक्त किया था आयुक्त वित्त एवं कोष लेखा द्वारा। उसके तहत ये जानकारी पकड़ में आई। वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसमें पुलिस में भी प्राथमिकी दर्ज कराई है। एक संदिग्ध ऑपरेटर को पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी माने जाने वाला हीरालाल फरार है। अभी तक 16 करोड़ 42 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। जिन 71 लोगों के बैंक खातों में पैसा गया है उन्हें फ्रीज करवा दिया गया, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे खाते हैं जो संदिग्ध हैं। हम सभी चीज़ों की जानकारी ले रहे हैं ताकि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें किस तरह से बनती है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस कितना है और किनको इसका फायदा हुआ, किनका ये पूरा सूत्र था, इसके बारे में जानकारी। जांच की जद में कई अफसर भी हैं, क्योंकि सालों तक एक पंप अटेंडर अकेले करोड़ों का खेल कर दे और किसी को भनक न लगे, ये बात गले से नीचे नहीं उतरती। ग्वालियर से देव श्रीमाली के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात महाराष्ट्र की। एनसीपी के भीतर क्या चल रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं। वो इंडिया के साथ है या एनडीए के साथ है, ये सवाल उसके बड़े नेताओं के बयान से उठ रहे हैं। अजीत पवार की बगावत के बावजूद शरद पवार कह रहे हैं कि पार्टी में 2 गुट नहीं है। यही बात सुप्रिया सुले भी कह रही हैं। बीते हफ्ते जब शरद पवार ने बीड़ में रैली की तो उनके स्वागत में अजीत पवार गुट ने बैनर लगवाए। अब 27 तारीख को अजीत पवार बीड़ में ही रैली करने वाले हैं। इस बार शरद पवार कैंप ने बैनर लगाए हैं जिसमें लिखा है बाप बाप होता है। साफ है कि सीनियर पवार का कैंप अजीत पवार से दूरी बरतता दिखना चाहता है, लेकिन शरद पवार और सुप्रिया सुले के बयान कुछ और बताते चलते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष ह्याच्यात स्प्लिट नाही। एनसीपी में कोई स्प्लिट नहीं है। हमारे अध्यक्ष शरद पवार हैं, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष जयंत पाटिल हैं। ये हमारी पार्टी की वस्तुस्थिति है। एट दिस मोमेंट आहे एंड वी स्टँड बाय इट। आमच्या पक्षाचे कुठलीही भारतीय जनता पक्षाबरोबर आघाडी नाही, युती। हमारी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं है। हमारे कुछ लोगों ने एक अलग भूमिका ली है, उसके बारे में हमने स्पीकर को लीगल जानकारी दी है। लोकांनी एक वेगळा निर्णय घेतलेला आहे। ते आमच्या जेव्हा लक्षात आलं तेव्हा प्रोसेस प्रमाणे आम्ही स्पीकर साहेबांकडे त्याच्या विरोधात आम्हाला जे काही म्हणणं मांडायचं होतं ते आम्ही मांडलेलं आहे। हाँ, वो हमारे ही नेता हैं। पार्टी के 2 गुट तब होते हैं जब पार्टी का बड़ा वर्ग पार्टी से अलग हो जाता है। फिलहाल वैसी स्थिति नहीं है। कुछ लोगों ने अलग भूमिका ली है, लोकतंत्र में उनका ये अधिकार है। मुंबई में होने वाली इंडिया की बैठक से पहले दिए गए इस बयान को लेकर अब शरद पवार के सहयोगी इशारों में शरद पवार से सफाई मांग रहे हैं। हमारे उद्धव ठाकरे साहब के ग्रुप में और हमारे में कोई संभ्रम नहीं है। पवार साहब के ऊपर हमारा आज भी विश्वास है, लेकिन जो जनता में संभ्रम पैदा हो रहा है वो पवार साहब बिल्कुल दूर करेंगे, क्योंकि वो एक बड़े नेता है, बड़ा अनुभव उनका रहा है और इसलिए हमारे महाविकास आघाड़ी पे उसका कोई परिणाम नहीं होगा। इस पूरे विवाद के बीच अब महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष शरद पवार को बीजेपी के साथ आने की बात करते नजर आए। साल भरे में मोदी जी जो काम करने वाले हैं 2024 के चुनाव तक और आज तक जो काम किया 9 साल, ये देखते हुए माननीय शरद पवार साहब का भी मन परिवर्तन और मत परिवर्तन होगा और मुझे लगता है कि वो चुनाव तक
माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले भारत का निर्माण करने के लिए निश्चित रूप से उनका मन परिवर्तन होगा। अपने बयान को लेकर हुए विवाद के बाद शरद पवार सफाई देते नजर आए और अजित पवार को दोबारा पार्टी में न लेने की बात कही। एक बार जब सुबह इन्होंने एक दूसरे नेता के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब हमने उन्हें वापस पार्टी में लिया था, लेकिन अब जो उन्होंने किया वो गलत है। बार बार माफी नहीं दी जानी चाहिए, बार बार माफी नहीं मांगी जानी चाहिए। अशी भूमिका घेतल्यानंतर एक संधी द्यावी म्हणून त्यावेळी निर्णय घेतलेला होता, पण संधी ही सारखी वागायची नसते, संधी सारखी द्यायची नसते। पहले बयान देना और बाद में उस पर सफाई देना, पिछले 2 महीनों से एनसीपी में यही हो रहा है। जिस तरह से बार बार शरद पवार और अजित पवार मिल रहे हैं, जिस तरह के उनकी ओर से बयान आ रहे हैं, उसके कारण एनसीपी की भूमिका को लेकर अब तक कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल पाई है। और ये सारे जो बयान हैं वो मुंबई में होने वाले इंडिया की बैठक से पहले हो रहे हैं, जिसके कारण अब विपक्षी एकता पर भी सवाल उठने लगे हैं। सातारा से सुजीत आंबेकर और मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर नूह के पास हुए हादसे की नई तस्वीरें सामने आई हैं, जिनसे हादसे की भयानकता का पता चलता है। ये टक्कर रोल्स रॉयस फैंटम और टैंकर के बीच हुई थी और आपको बता दें कुछ देर पहले तक ये था कि चश्मदीद को पुलिस ने नहीं बुलाया था। ड्राइवर को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया है, एसपी ने कहा था, और ड्राइवर जांच में शामिल होने के लिए बुलाया है। सीसीटीवी से सारी जानकारी मिली है, ये नूह के एसपी ने कहा था। और ट्रक ने हाईवे पर यू टर्न लिया, ये नूह के एसपी का कहना रहा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के डीजीपी से 2004 के धेमाजी ब्लास्ट मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले पर कानूनी राय लेने को कहा है। 2004 में स्वतंत्रता दिवस पर हुए इस धमाके के मामले में हाईकोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया है। निचली अदालत ने सभी को सजा सुनाई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर असम सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। We are Dhemaji blast was inquired long back, and I have asked DGP to study the verdict of Guwahati High Court. If we feel, then if we get legal advice, then we will appeal before Supreme Court. But let us see how the honorable judges has come to that conclusion, because we have the copy of judgment was not available till yesterday. अब बात G20 की। दिल्ली में अगले महीने होने वाली G20 की बैठक को देखते हुए करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। यही नहीं, G20 मेहमानों के लिए 3 दिन के लिए नई दिल्ली इलाके में सामान्य ट्रैफिक को भी प्रतिबंधित किया जाएगा। G20 के विदेशी मेहमानों के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में G20 के 2 दिनों की बैठक के लिए 3 करोड़ रुपए की मर्सिडीज को तैयार किया जा रहा है। G20 में आने वाले विदेशी मेहमानों के लिए 300 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियों का इंतजाम हो रहा है। इंडियन ट्रेवल एंड टूर एसोसिएशन के सदस्य इकबाल सिंह की माने तो लग्जरी गाड़ियां मुंबई से लेकर राजस्थान, पंजाब तक से मंगाई जा रही हैं। विदेश मंत्रालय पिछले 1-1.5 महीने से टेंडर्स निकाल रहा है। उनको काफ़ी बल्क में रिक्वायरमेंट है, बसेस की, टेम्पोस की, इवन लग्जरी कार्स।
तो लग्जरी कारों की बहुत डिमांड है। इतनी डिमांड है कि दिल्ली के ऑपरेटर इस डिमांड को पूरी नहीं कर सक रहे हैं। मुंबई, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, बहुत सारी जगहों से गाड़ियां आ रही हैं, तभी ये गाड़ियां पूरी हो पाएंगी, अदरवाइज डिमांड बहुत ज़्यादा है। विदेशी मेहमानों के लिए इन लग्जरी कारों में सुरक्षा से लेकर आराम तक के तमाम फीचर्स हैं। कुछ खासियतें हमने भी जानने की कोशिश की। सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है, तमाम सारे सेंसर लगे हुए हैं जो इस गाड़ी को खास बनाते हैं। ये आप देखिए रूफटॉप है, अगर इसको ऐसे आप करिए तो ये आप देखिए कि रूफटॉप अपने आप हाथ के इशारे भर से जो है वो बंद हो रहा है और खुल रहा है। देख रहे हैं आप, इसमें सीट्स हैं। अच्छा, ये आप देखिए, ये सीट्स में हम आपको किसी भी तरह का मसाजर, ये मसाज है, अभी वेव मसाज है, हम वेव मसाज पे दबाएंगे और ये आपकी सीट है और ये हमारी सीट है। आप फील करिए कि आपको मसाज हो रहा है, पीछे होके बैठिए आप। अच्छा, ये वेब मसाज जी, हाँ, कमर से पैर में ये सारा मसाज हो रहा है। दिल्ली एनसीआर के 35 से ज्यादा लग्जरी होटल बुक हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक विदेशी डेलीगेट्स को जहां पूसा रोड पर मिलेट्स से रूबरू करवाया जाएगा, वहीं जयपुर हाउस में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसी वजह से नई दिल्ली इलाके में 9 और 10 सितंबर को आम लोगों के घूमने और खरीदारी करने पर रोक रहेगी। एयरपोर्ट से होटल्स जाएंगे। 9 तारीख को शिखर सम्मेलन का प्रारंभ होगा भारत मंडपम में और पूरे दिन तक ये कार्यक्रम रहेगा। शाम के समय जो है वापस होटल जाएंगे और फिर एक गाला डिनर के लिए जो है सेम वेन्यू पर आएंगे। 10 तारीख को सभी जो महामहिम राष्ट्राध्यक्ष और है वो राजघाट जाएंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अपने अपने होटल से विदेशी मेहमानों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो, इसलिए नई दिल्ली इलाके को जोड़ने वाली कई सड़कों को बंद किया जाएगा। नई दिल्ली से हरिकिशन शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और आइए बात करते हैं मुंबई की। हाल ही में दक्षिण अमेरिका देश पेरू में नसों की दुर्लभ और खतरनाक बीमारी जीबीएस यानी गियाबरे सिंड्रोम तेजी से फैली थी। हेल्थ इमरजेंसी भी लागू करनी पड़ी थी। चिंता की बात यह है कि हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई में शहर में भी इस दुर्लभ बीमारी के करीब 35 मरीजों का अलग अलग सरकारी निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अचानक एक महीने में 30 से 40% ऐसे मरीज बढ़े हैं। नसों की दुर्लभ बीमारी जीबीएस यानी गियाबरे सिंड्रोम का फैलाव मुंबई में तेज होता दिख रहा है। मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में 35 से ऊपर ऐसे मरीजों का इलाज चल रहा है। बीएमसी के नायर अस्पताल में बीते कुछ दिनों में 10 मरीज भर्ती हुए, ज्यादातर 20 से 40 साल के। अस्पताल के न्यूरो विभाग के प्रमुख डॉक्टर राहुल चकोर बताते हैं कि जीबीएस के मरीजों में करीब 40% वृद्धि दिख रही है। इस साल 30 से 40% ज्यादा मरीज हम देख रहे हैं जीबी सिंड्रोम के। ये हो सकता है कि कुछ ये जो वायरल इन्फेक्शन का अभी एक एपिडेमिक जैसा चल रहा है, सर्दी खांसी का, उल्टी जुलाब का, तो उसकी वजह से इसका ये जीबी सिंड्रोम के मरीज ज़्यादा दिख रहे हैं, ऐसा हमको ऐसा लग रहा है। लेकिन कोविड के बाद जनरली ही इम्यून मीडिएटेड डिजीजेस जो है, जिसमें शरीर की प्रतिकार शक्ति अपने नसों के ऊपर अटैक करती है, वो केसेस हमको ज़्यादा दिख रहे हैं। इसीलिए हम लोग ने ये एचडीयू का ये यूनिट शुरू किया है, जिसमें काफ़ी सारे इम्यून मीडिएटेड डिजीज के पेशेंट रहते हैं। जीबीएस एक जानलेवा बीमारी है जिसमें इम्यून सिस्टम नर्वस सिस्टम पर ही हमला कर देती है। इंसान की पूरी नसों पर हमले की वजह से शरीर में सुन्नता, झुनझुनी और कमजोरी जैसी दिक्कत होने लगती है। ऐसी गंभीर स्थिति में लकवा हो जाता है। कुछ घंटों या दिनों में हालत गंभीर हो जाती है। ज्यादातर लक्षण 2 हफ्ते में दिखाई देने लगते हैं। तीसरे हफ्ते तक व्यक्ति 90% तक कमजोर हो जाता है। सांस की दिक्कत बड़ा लक्षण है। पेशे से ड्राइवर 28 साल के लल्लन शाहू को 1 हफ्ता पहले कमजोरी और फिर तुरंत लकवा जैसे लक्षण महसूस हुए। फौरन इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाए गए, अब बेहतर हैं। 57 साल के नौकरी पेशा बाला सावंत भी 2 हफ्ते पहले अचानक ऐसे ही लक्षण के शिकार हुए। नायर अस्पताल में इलाज जारी है। डैड वीकनेस है, उनको चलने में तकलीफ हो रहा था, फिर बैठने उठने में भी तकलीफ हो रहा था। इफ अगर वो चेयर पे बैठ रहे हैं तो वो खुद से उठ नहीं पा रहे थे, तो उनको लिफ्ट मतलब सपोर्ट देना पड़ रहा था।
इसके लिए थोड़ा डिफिकल्टी था, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या है एग्जैक्टली। पहले मैं स्टार्टिंग में मेरा लेफ्ट पाँव जो था उसमें पहला दर्द हुआ, फिर लेफ्ट हाथ में दर्द हुआ, फिर राइट पाँव में दर्द हुआ, फिर राइट हैंड में दर्द हुआ। फिर जब दर्द हुआ तो फिर मैं सुबह के टाइम में घर में पानी भरने के लिए गया तो पानी उठाया तो उठा नहीं पा सका मैं। फिर मेरे को सस्पिशन आ गया कि कुछ तो इसमें हो गया प्रॉब्लम, तो फिर मैं डॉक्टर के पास सलाह लेने के लिए गया। फिर डॉक्टर के पास सलाह लिया तो डॉक्टर साहब ने बोला कि बॉडी लॉस करके आपका कुछ काम नहीं कर रहा है, आप कोई अच्छे डॉक्टर के पास जाओ और वहाँ पे एडमिट हो जाओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। आईसीयू में जीबीएस के युवा मरीज भी दिख रहे हैं। फोर्टिस अस्पताल ने भी नसों की इस दुर्लभ बीमारी जीबीएस के 8 से ज्यादा मरीज देखे हैं। पिछले एक महीने में जीबीएस जो हमने देखे हैं करीब 7-8 पेशेंट्स हमने देखे हैं और 2 पेशेंट्स ओपीडी में भी देखे हैं। ये जो नंबर्स है ये पिछले साल के कंपैरिजन में डेफिनेटली ज्यादा है। जीबीएस की जो इंसिडेंस है वो बड़ी है, सीवियरिटी भी बड़ी है। जानकार देख रहे हैं कि कोरोना के बाद ऐसी ऑटो इम्यून बीमारियों का चलन बढ़ा है। हालांकि इसके कनेक्शन पर और शोध की जरूरत है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।